मालवा 5000 साल से ज़्यादा पुरानी सभ्यता को मिली है। जो कायठा में मूर्ति मिली है, कि हम लोग विशेष तौर पर कायठा वास्तुकला के रूप में जाना है, उनको संबंध 4000 साल पुरातन हो सकते हैं। चालुक्य काल में 3000 साल पुराना निर्माण मिले हैं, चित्रित पॉटरी यहाँ पे मिले हैं। इसी प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर पारंपरिक जमाना में बनी तब भी मिले। तो तात्पर्य है कि 5000 साल से ज़्यादा का उपयोग जब से मालवा में शुरू हुआ। तो यहाँ पे जो महाकालेश्वर का स्थान है, इनकी पहली पूजा को ले प्राचीन काल में त्रेता युग और द्वापर युग का संक्रमण काल में मिले हैं, दोनों का संधि काल में मिले हैं। जिसको समय निकाले हुए 11900 साल में, यानी 11900 साल पहला महाकाल मंदिर महाकाल क्षेत्र में सबसे पहला महाकाल की पूजा को संदर्भ मिले। तो तात्पर्य है कि मालवा जो है वो संपूर्ण भारत भूमि को, और मैं तो भारत भूमि की हूँ, संपूर्ण एशियाई और संपूर्ण विश्व सभ्यता को महत्वपूर्ण केंद्र है। इन्हीं बात के अलग अलग संदर्भ से लोगों ने अपने आप में अभिव्यक्त करी है कि मोती को मनमार मान लो, मोती को मनमार मान लो, ममता भ्रम टिपालो, मोती को मनमार मान लो, ममता भ्रम टिपालो, और धन्य मानो की धरती धन है बदल चुका। सिद्धेश्वर सिंह, आप देखो कि सिद्धेश्वर सिंह ने एक तरह से इन दोनों दो पंक्ति का माध्यम से पूरा मालवा के संकेतित करी। मालवा में मानते हैं कि कोई भी स्थान की संस्कृति 3 महत्वपूर्ण आधार पर टिके हैं। एक वहाँ का लोग, दूसरा उनकी बोली बानी, और तीसरा उनकी संस्कृति पर्यावरण। आप देखो कि तीनों पक्ष के विधि ने मालवा जो है संपूर्ण राष्ट्र को गौरव बने। यहाँ की बोली बानी, यहाँ का लोग जिनकी संख्या 2 करोड़ से ज़्यादा है, 22 जिला में बोली जाए। तो मालवा क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश का पश्चिम मध्य भाग से नहीं है, उधर राजस्थान में चित्तौड़ तक चले जाएंगे, फिर इधर दाहोद में आगरा जिला गुजरात में चले जाएंगे। तो केवल तात्पर्य कि 2 करोड़ पांचविता आज 22 साल में लगे हैं, वे इन्हीं बोली के बोले हैं। पूर्व परिवेश और जो सांस्कृतिक पर्यावरण है, पूर्व जो सामाजिक पर्यावरण है, ये भी मालवा के विशेष बनाए हैं। यहाँ पे मैं केवल चाहूँ कि यह जो भाषा है, यहाँ का जो लोग है, यहाँ का जो धर्म है, मैं उनका साथ उनका दैनिक जीवन से रही विशेष प्रयोजन पे तमाम प्रकार का विधि रिवाज, तमाम प्रकार का आचार विचार, तमाम प्रकार का लोक विश्वास, लोकोक्ति, भावना कठोर पर चले गई है। तो यह संदर्भ देना चाहूँ कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र में अवंती का उल्लेख हुई है, अवंतिया को उल्लेख हुई है। तो आज जो मालवी की हम बोली ना, यह मालवी अवंती से प्राकृत के वंश से जुड़ी हुई। उधर वैदिक संस्कृत और उसके बाद के लौकिक संस्कृत, वहाँ से लेकर के अवंती का प्राकृत, ये संदर्भ मिलता है राजशेखर के यहाँ पर कि उज्जैन के आसपास से लेकर दशपुर तक के इलाके में, और उधर चले जाएं तो विंध्य प्रदेश के पश्चिम भाग तक पेशाची बोली बोली है। आप देखिए कि मालवी की विशेषता है, एक साथ यह शास्त्रीय भाषा परंपरा संस्कृत प्राकृत की परंपरा उससे जुड़ी हुई है, और लोक भाषा इसका पेशा की उल्लेख 9वीं शताब्दी में राजशेखर कर रहा है, उसके साथ इसका संबंध है। इसलिए मालवा अपने आप में पूरी विश्व सभ्यता में अनूठा है, जहाँ पर एक साथ शास्त्रीय परंपरा और एक साथ लोक परंपरा दोनों का समन्वय हमें दिखाई देता है। और यही कारण है कि यहाँ पर आपको एक तरफ शास्त्रोक्त जो गतिविधियां हैं उनका भी यहाँ पर संचार मिलता है, तो लोक परंपराओं का भी समावेश मिलता है। हम लोग एक तरफ गजानन गणपति की उपासना करते हैं, तो दूसरी तरफ हम लोग भैरव महाराज की उपासना करते हैं, और दोनों के बिना मालवा नहीं है। हमारे यहाँ पर बार बार हमारे कवियों ने बार बार हमारे ऐसे तमाम आचकारों ने संदर्भ किया है कि हम भैरव महाराज को मनाएं और गणपति जी को। स्थान स्थान पर अलग अलग संस्कृतियां हमें देखने को मिलती है। सरस्वती की उपासना की जाती है कहीं पर है वो शक्ति के रूप में, बंगाल में काली माँ की उपासना की जाती है।
मालवा ने सबका समाहार कर दिया। मालवा में शैव धर्म को भी स्थान मिला है, मालवा में वैष्णव परंपरा को भी स्थान मिला है और शाक्त परंपरा को भी स्थान मिला है, गणपति परंपरा को भी स्थान मिला है, भैरव की जो तांत्रिक साधना उसको भी स्थान मिला है। हमारे यहाँ का रचनाकार इस बात को संकेतित करता है, वो कहता है कि गजानन गणराज आज हमारी अरस सुनिए आजो, भाई गजानन गणराज आज हमारी अरस सुनिए आजो, रिद्धि सिद्धि होय प्रजनानी के साथे तब लाजो, ए मूसक ऊपर करो सवारी, मूसक ऊपर करो सवारी, दर्शन में भक्ति काजो, वो कंचन थाल धर्म हो आगे, दर्शन में कंचन को थाल आपके सामने हम बैठा के बैठा हुआ है, और फिर कहते हैं कि पेगा पूजा करना आपकी, ये मालवा की संस्कृति। प्रथम पूज्य हमारे लिए गजानन गणपति है और भैरव महाराज जो हमारे लिए आराध्य है। हमारा माचकार दोनों को स्थान देता है अपनी माच की तमाम प्रकार की बंदिशों में। पेगा पूजा करना आपकी, आइए रंग जमाजो, और 60 करोड़ मंडली का ऊपर, इस तरह मंडली बैठी हुई है, 60 करोड़ मंडली का ऊपर विभिन्न बात बना दो, वो विघ्न हरो, आनंद करो, हृदय में आए विराजो, कुबुद्धि का दूर करो, सुबुद्धि लेके जाजो, और सिद्धेश्वर है चरण शरण में आइए लाज आप देखो कि यो है भारत देश मानो महिमा की मोटी, और यो है भारत देश मानो महिमा की मोटी, और जंगल जंगल में मंगल मंगल पे पानी रोटी, और भी मिलाना पंखा वासी मेरे एक रोटी, और मक्का का नाम है मेरे छाप पिए दो। ये मान आप देखिए कि मालवा ने सुदूर अतीत से स्थान स्थान की संस्कृतियों, स्थान स्थान के पाषाणों न केवल उन्हें यहाँ पर स्थान दिया, वे यहाँ पर संस्कृति के रस में न केवल संवाद हो गए, वे यहाँ पर पूरी तरह से घूमे। इसलिए मालवा में आपको एक तरह से लघु भारत दिखाई देता है। यदि पूरे भारत को देखना है आपको, तो भारत के अलग अलग हिस्सों में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको मालवा में पूरा भारत मिलता है। आपके यहाँ पर जो बुंदेलखंड की संस्कृति है वो बेलवा से तरकारी होती हुई मालवा में आपको दिखाई देती है। महाराष्ट्र से लेकर के और वहाँ की संस्कृति नर्मदा के माध्यम से हमारे यहाँ पर प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। इधर आप चले जाए पश्चिम भारत की ओर, तो गुजरात और मालवा के संबंधों के मालवा की बात ही नहीं हो सकती। इसी तरह से राजस्थान की संस्कृति के जितने महत्वपूर्ण आयाम हो, चाहे भिवाड़ी हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे मेवाड़ी हो, चाहे हाड़ौती हो, इन तमाम लोक संस्कृति के सरोकारों को मालवा में कैसे कर दिया है। फिर भी बिहार का बाहर शहर का बहुत गोरखपुर बैठा तमाम जनजाति समुदायों की संस्कृतियों को मालवा ने अपने अंदर संजो के रखा। अतः मालवा की संस्कृति पर बात करना एक तरह से लघु भारत की संस्कृति की बात है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि लगभग 7वीं शताब्दी से, यानी अभी से 1300 वर्ष पहले मालवी भाषा का उपयोग होता है, और ये भाषा निरंतर आगे बढ़ती है। सुदूर अतीत में सरहावा की वाणी जो है मालवी में गूंजती है। गुरु गोरखनाथ जो की प्रथम कामतंत्री है, उनकी वाणी जो है वह मालवी का अनुकूलित होती है। शुभ शील गणी, इसी प्रकार से देव से मुंज घोष धनपाल ऐसे तमाम रचनाकारों को हम लोग मालवी में प्रकट होते हुए उसी होते हुए देखते हैं। रोड कवि की जो रचना है नावल में, वो मालवी में प्रकट होती है। और आप देखिए कि इसमें बड़ा महान कवि पैदा होता है जो संत कबीर और रैदास के समकालीन है, संत पीपल। और संत पीपल जो है वो एक राजा थे, लेकिन बाद में सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो योग पथ पर चल पड़ते हैं, भक्ति पथ पर चल पड़ते हैं, और संकेत देते हैं कि जीव मान जो है। आप देखिए कि हमारा ये जो मालवा है ये पर्यावरण के प्रति बहुत गहरी निष्ठा रखता है। यह पशु हिंसा के खिलाफ है। आप देखिए कि 600 साल पहले बैठा हुआ एक रचनाकार संकेत दे रहा है कि जीव मार जोहर करे खाता करे बखान, जीव मार जोहर करे खाता करे बखान, पीपा पर थक देख ले थारी माय वसान। जो लोग जीव हिंसा करते हैं और मांसाहार का सेवन करते हैं, क्या कर रहे हैं? उनकी थाली में साक्षात मसान है, मसान से उससे कुछ कम नहीं है। आप देखिए 600 साल पहले मालवी का रचनाकार संकेत दे रहा है, जिसकी आवश्यकता है पीपा पात्र कीजिए, पीपा पात्र कीजिए, अड़गो रहिए आप करनी जासी आखरी कुल बेटो तो कोई भी हो दुनिया का सब कुछ निर्भर करता है करने पर।
यदि आपकी करनी उत्तम है तो आप सार्थक जीवन जी रहे हैं, अन्यथा आप उसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं जैसे बहुत सारे दुनिया के कुत्सित वृत्ति वाले लोग जी रहे हैं। आप देखिए कि पीपा जी ने उस जमाने में सामाजिक समरसता करते थे, उन्होंने संकेत दिया कि ये जो मठ पाखंड के केंद्र उस समय बन गए थे, जिसकी चिंता कबीर कर रहे हैं, रामानंद जी कर रहे हैं, संत पीपा जी कहते हैं, वे संकेत देते हैं, भक्त हों देव का जो खाले दुर्घाट, भक्त हों देव का जो खाले दुर्घाट, पीपा त्रिपुरागुण जिनके मठ और ठाट, केवल मठ और ठाट लेकर के लोग बैठे हुए हैं, उनकी उपासना नहीं होता, उनको मत नहीं देता। वो कहते हैं कि कई लोग हैं बाहरी वेशभूषा में हरिभक्त बनने का स्वांग रचते हैं, जिसका मन सच्चा नहीं है, उसका जीवन निरर्थक है। वेश धरियो जो सो हरि, वेश धरियो सो हरि मिले तो धर्म सब हो। कबीर कहते हैं, कबीर जो संकेत दे रहे हैं, रामानंद जी की बहुत उच्च परंपरा है, उसके संवाद पीपा जी संकेत करते हैं कि वेश धरियो सो हरि मिले। अगर आप केवल वेश धर लेंगे तो हरि मिल जाएगा, तो सब कोई धर लेंगे, लेकिन क्या केवल वेश धरने से ईश्वर से साक्षात्कार संभव है? वेश धरियो सो हरि मिले तो धर्म सब होए, पीपा बच्चा न मिले जो मद साच मानो। वेश धरियो सो पीऊ भगत मिलसी नाही, पीपा मद के रलियो राम रमे। यानी संकेत किया है कि हमारे रचनाकारों ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया, उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों का खंडन किया, उन्होंने इस मिट्टी की विशेषताएं, इस मिट्टी की जो सांस्कृतिक धरोहर है, उस सबको संकेतित करने का प्रयास किया। कृष्ण भी जब यहाँ पर उतरते हैं तो कृष्ण को चंद सखी उतारती अपनी शर्तों पर। मीरा के कृष्ण अलग है, सूरदास जी के कृष्ण अलग है, नंददास जी के सुर अलग है, परमानंद दास जी के सुर अलग है। इस भूमि की जो रचना है चंद सखी उनके कृष्ण अलग है। क्यों कृष्ण अलग है? आप देखिए किस तरह से मानव माटी का वैभव प्रकट करने वाला एक बहुत सुंदर पद चंद सखी ने लिखा। कहती है, एक दान मालवा में आवो जी कन्हैया लाल, एक दान मालवा में आवो जी कन्हैया लाल, 11 महीना काना जमुना में नहाओ, 11 महीना काना जमुना में नहाओ, श्रावण महीना चंबल में नहाओ जी कन्हैया। 11 महीने आप वहां हो वृंदावन में, ब्रज में, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन 1 महीने श्रावण के समय में आप चंबल में आकर के स्नान करें। यानी हम कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन कृष्ण की भक्ति अपनी शर्तों पे करती है। कृष्ण के लिए हम वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है, इस भूमि पर ही हम स्वयं कृष्ण को लेकर के आएंगे। ये भावधारा जो है हमारा रचना का संकेत करता है। कदम्ब के नीचे आप देखिए कि मालवा का पर्यावरण अलग है, मालवा की अपनी एक खास विशेषता है। वो चाहे गोली पानी में तो दिखाई देती है, यहाँ के नदी के पानी में दिखाई देती है, यहाँ के पेड़ों में दिखाई देती है। तो चंद्र सखी कह रही है, कदम्ब के नीचे कान्हा बंसरी बजाई घड़ी, कदम्ब के नीचे कान्हा बंसरी बजाई घड़ी, खेचड़ा के रेटे भी बजाओ जी कन्हैया, खेचड़ा के रेटे भी बजाओ कन्हैया लाल, मुरली बाजे सारो ब्रज नाचे झूम झूम, अलगोजा साथे बांसुरी बजाओ जी कन्हैया। तो कृष्ण आपको आना पड़ेगा मालवा की शर्तों पर, शिव आपको पधारना पड़ेगा मालवा की शर्तों पर। पार्वती यहाँ विरासती है, पार्वती का मायका है ये, और इसीलिए आप संजय पर्व हो, गणगौर पर्व हो, वहाँ पर सब लोग आते हैं, उनकी हम अगवानी करते हैं, उनकी मेजबानी करते हैं। लेकिन वास्तव में यह स्थल है वो पार्वती की मायके के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये संभव हुआ है मालवा के द्वारा शास्त्रोक्त और लोकोक्त परंपराओं के संकलन से, और यह धारा निरंतर बढ़ती चली जाती है। इसमें नई नई छवियां आती है। रीतिकाल में श्रृंगार का काव्य भी मालवी में लिखा गया, जिसकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार यहाँ पर सुंदर कवियत्री हुई। सुंदर में बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां यहाँ पर हमें दी है, बहुत सुंदर दोहे उन्होंने दी है। रानी रूपमती संकेत देती है, चित्त चलेगी मन मालवी, हियो हिडोती माल। यह भारत का पश्चिम का समतुल सांस्कृतिक भूगोल है, पर्यावरण है। चित्त चलेगी मन मालवे, हियो हिडोती माए, पलंग बिछाओ रणत भवन में, ओडू मानव माए, ओडू
संस्कृति का संदर्भ मालवा क्षेत्र में रूपमती के माध्यम से प्रकट होता है और ये परंपरा निरंतर आगे बढ़ती जाती है। सुंदर की दो पंक्तियां सुना रहा हूँ। सुंदर उगियो चांदो, सुंदर उगियो चांदो मुखनी देखे हो, सुंदर उगियो चांदो मुखनी देखे हो, सामने आओ साहिबा सजने नया नको। हे साहिब तुम नए नको होकर के हमारे बीच में। तात्पर्य है कि प्रेम की बहुत सुंदर अभिव्यक्तियां मालवा में हुई है। वीर का सुंदर जो पूरा का पूरा संस्कार है 1857 की क्रांति में उभर करके आता है और हमारा मालवा का जो रणबांकुरा है जब अमर शहीद हो जाता है, अमर जो रमजीत रूप में शहीद हो जाता है, तो दो गाथाओं में उनकी गाथा को स्पंदित करते हुए मानते हैं। पूरा का पूरा वीरता भरा हुआ काव्य जो है उस दौर में रचा जाता है। फिर चाहे आनंदराव दुबे हो, चाहे नंदालाल नायर, चाहे रवि पटेल, हरीश निगम, झलक निगम जी, मदन मोहन व्यास, सुल्तान मोहम्मद जैसा महान रचनाकार। आप देखिए एक एक करके बहुत सुंदर सुंदर रचनाओं को लेकर के रचनाकार हमारे बीच में आते हैं। उस पूरी परंपरा के अंदर पूर्णचंद सोनीवाल जैसा रचनाकार हमारे बीच में, भाषा भाग जैसे महान रचनाकार हमारे बीच में, और वह जो परंपरा है निरंतर आगे बढ़ती हुई नए नए सरोकारों के साथ हमें नव प्रेरणा का संचार करती है। मालवा की संस्कृति को हमारे साहित्य के माध्यम से, मालवा की कथा प्रवाहित लोक साहित्य संपदा के माध्यम से निरंतर नवाचारों के साथ आगे बढ़ाने की चेष्टा हमारे मानव जन करते रहे हैं। और आप देखिए कि आधुनिकता का जो उद्देश्य संपूर्ण भारत में दिखता है, जैसे भारतीय वरिष्ठ खड़े होते हैं उसी प्रकार से नंदालाल नायर हमारे बीच में खड़े होते हैं, आनंदराव दुबे हमारे बीच में खड़े होते हैं और वो संकेत देते हैं कि मालवा बदल रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर जैसा महान रचनाकार मालवा में बैठा हुआ है और आज लगभग 100 वर्ष की आज इस मंच के माध्यम से मैं कामना करता हूँ महाकालेश्वर से कि नरेंद्र सिंह तोमर जैसा महान रचनाकार 125 वर्षों तक इसी प्रकार हमको भाषण देता है। आप देखिए नरेंद्र सिंह तोमर रचनाकार 100 वर्ष के होने आ गए हैं वो, और जब वो जब वो गाते थे एक तारे के माध्यम से जब वो अपनी बात को व्यक्त करते थे पूरा मालवा झूम जाता था। उनकी पंक्तियां हैं, आप देखिए सर बात करते हैं गणपति जी की 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति से लेकर गांधी युग और गांधी युग के बाद में पूरा का पूरा क्रांतिकारियों का जो योगदान रहा है सबको हमारे मालवा के रचनाकार संकेतित करते हैं। छोड़ो छोड़ो हिंदुस्तान, नरेंद्र सिंह तोमर, छोड़ो छोड़ो हिंदुस्तान गांधी युग तुमसे कहियो, छोड़ो छोड़ो हिंदुस्तान गांधी युग तुमसे कहियो, पैदा करे जो अनाज भूखों मरे तो आज, जानो में सी थारो राज जुलूम सितम हमने से लिया, गांधी हमसे कही। आप देखिए कि सीधे सीधे आंखों में आंखें डालकर जो हुए नरेंद्र सिंह तोमर की वाणी हमारे बीच में प्रकट होती है और वो संकेत करते हैं कि हिंदुस्तानी भाई रोवे अपनी भारत माई, हिंदुस्तानी भाई रोवे अपनी भारत माई, और क्यों काई काई टेढ़ी तो खीर सबली खैया, गांधी जी आजादी की रोशनी के साथ हमें दिखाते हैं। नए प्रकार का उन्मेष का संसार जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर लेकर आते हैं। नवनिर्माण के गीत गाते हैं, हरीश निगम जो है नवनिर्माण के गीत हमारे बीच प्रस्तुत करते हैं, और जब चीन हमारे ऊपर आके खड़ा है तो आवाज देते हैं चलो के चीन चलो, चलो के चीन चलो, चलो के चीन चलो। पूरा देश जो है लाभबंद हो जाता है और इन रचनाकारों की वाणी के माध्यम से वे हमें नए प्रकार के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं और यह कार्य जो है वो निरंतर हमारे रचनाकार करते आते हैं। इसी संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि प्रकृति के जितने महत्वपूर्ण आयाम हैं, पूरा का पूरा पारिस्थितिकीय तंत्र मालवीय कविता की विशेषता है। हरो हरो यो खेत, हरो हरो यो खेत हमारो रात जी में चंदो आवे, हरो हरो यो खेत हमारो रात जी में चंदो आवे, और डालना पे बेटी ने रोज चांदन गाओ गावे, मोर मोरनी और पपैया अपना जोड़ा से खेले, मोर मोरनी और पपैया अपना जोड़ा से खेले, अरे तुम्हारा मन की रानी कद से यो टुकड़ो जीती। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो एक तरह से प्रकृति को आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों में व्यक्त करने की जो चंद पंक्तियां मैंने पेश की, गिरवर सिंह भंवर की, गिरवर सिंह भंवर ने मालवी कविता को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। लाल किले तक उनकी
दक्षिणाएं गई, तमाम लोग को लेकर के वो गए यहाँ से। स्वयं उस जमाने में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने मालवा का जो मार्च है वो प्रस्तुत किया गया। उस जमाने में नरहरि पटेल गए यहाँ से, मुखराज पांडे उनके सामने गई और नरेंद्र सिंह तोमर गए। उन्होंने संकेत दिया कि यह देश तो आजाद हुआ, यह किसी इलाके के कारण आजाद नहीं हुआ है, स्थान स्थान के लोग मिलकर के इसमें जुटे हुए हैं। तो उस जमाने में मार्च के तमाम खेलों को उन्होंने प्रकट किया। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मालवा की है। और अंत में मैं याद दिलाना चाहूँगा, हरीश निगम के साथ हम सब स्वर मिलाएं कि दिल्ली तो देखी ही रानी, दिल्ली तो देखी ही रानी हमारे साथ चालू, दिल्ली तो देखी ही रानी हमारे साथ चालू, भारत माता का हृदय में जड़े और तन सुना, भारत माता का हृदय में जड़े और तन सुना। भारत माता आज यदि प्रसन्न है तो उसके हृदय में जो रत्न के रूप में मालवा यहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए भारत माता प्रसन्न है। आए मालवा को संभाले, मालवी को संभाले, भारत माता और अधिक से अधिक आनंद